चल स्टार्ट करें। कल एक क्वेश्चन दिए थे 1.82 को करके आने का, है ना? हैं 1.82 करके आए हो? बहुत बेशरम किस्म के आदमी हो आप लोग, है ना? बहुत ही। 1.82 हम बोले थे ना करके आना है, तो क्यों नहीं किए? चल ये एंगल थीटा, मास एम, ये स्मॉल एम, ठीक है? वैसे ही था। चलो मान लो इसका रफ्तार v हो चुका होगा। कितना हो चुका होगा? v। यही निकालना है हमको। इसका रफ्तार कितना हो चुका होगा? v। तो इसके रिलेटिव इसका रफ्तार v हो जाएगा। अरे है ना? तो ग्राउंड से देखोगे इसका वेलोसिटी तो वो कुछ ऐसे होगा, v v। ये कब हो चुका है पता है? जब ये h नीचे आ चुका है ना? जहां से h स्लाइड कर चुका, तब की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अरे हम कब की बात कर रहे हैं? जब ये h नीचे आ चुका है। h नीचे आने पे ही रफ्तार पूछा था ना, स्पीड पूछा है। अरे ना, स्पीड इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहां तक में? पक्का? अच्छा, तो जब ये h नीचे आ चुका है तो ये v से जा रहा है, तो इसके रिलेटिव ये v से नीचे जाएगा और ओवरऑल इसकी वेलोसिटी का वेक्टर डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अरे बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये पाई माइनस थीटा। हाँ ना बोलते जाना। अरे है ना? तो इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को v2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? v2। तो v2 विल बी अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अरे होगा 2v स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे पाई माइनस थीटा। तो v2 स्क्वायर स्क्वायर ले लेते हैं, ये कितना बचेगा? 2v स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। अरे होगा, थीटा दिया हुआ है, मान लो थीटा का कुछ वैल्यू ले लो। थीटा बराबर ले लो 37 डिग्री। थीटा क्या ले लो? 37 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ना। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। ठीक है, ताकि नंबर की तरह इसलिए हम लिख दिए, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम में सारा फोर्स लिखते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सबका वर्क लिखते हैं, पता है ना? इंटरनल एक्सटर्नल सबका वर्क लिखते हैं। तो नॉर्मल इस पे एक्ट कर रहा है और इस पे एक्ट कर रहा है, दोनों का नेट वर्क डन 0 आ चुका था, कल कैलकुलेट कर चुके हैं। टेंशन इस पे एक्ट कर रहा है, टेंशन इस पे एक्ट कर रहा है, तो नेट वर्क डन बाय टेंशन 0 आ चुका था। तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh। अरे होगा प्लस नीचे से भी ग्रेविटी, सॉरी नीचे से नॉर्मल लग रहा होगा बड़े वाले वेज पे, उसका भी वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो उसको n2 बोल दो, वर्क डन बाय सेकेंड नॉर्मल जो नीचे से लग रहा, प्लस बड़े वाले ब्लॉक का mg। अरे ये तो छोटे वाले mg का वर्क है ना, mgh। इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0। अरे होगा 0 0 0 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कि एक का काइनेटिक एनर्जी में चेंज, सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अरे यही है ना, याद आ रहा है? अरे टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इसका काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ mv स्क्वायर। अरे है ना? और इसके लिए लिखोगे
तो हाफ m v2 का वैल्यू पता है, जब इसको पुट करोगे तो सारा इक्वेशन किसके टर्म में आ जाएगा, v के टर्म में। लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे देखोगे कि mv² प्लस हाफ m v2² बराबर क्या लिखोगे, 2v² माइनस 8/5 v²। अननोन क्या है यहां पे, v²। अरे v ही तो निकालना है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ तो लिखो ना, शकल क्या देख रहे हो, कितनी बार बोले लिखो फिर समझो। तो ठीक है। अरे उस समय हम बोले भी थे, आप ध्यान नहीं दिए। हम क्या बोले, इंटरनल फोर्स का वर्क भी लिखना है और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क भी लिखना है। तो यहां पे एक्सटर्नल कौन कौन है, एक तो इस पे लगने वाला है mg, और एक इस पे लगने वाला है mg, और एक नॉर्मल। अच्छा हम सिस्टम किसको लिए हैं, हे भगवान, ये मेरा सिस्टम था। अरे इसको सिस्टम लिए ना, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स गिनो। इस पे mg लग रहा है बाहर से, वो बाहर का कैसे हो गया, उसको एक्सटर्नल क्यों बोले, बाहर से लग रहा ना, तो सब पे तो फोर्स बाहर से ही लगता, अंदर से कौन लगता। अबे mg इसलिए बाहर है कि वो उसका जो थर्ड लॉ पेयर है इस सिस्टम पे नहीं होगा। इस पे mg कौन लगा रहा, धरती माँ, तो थर्ड लॉ पेयर कहां, धरती पे लग रहा, जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऐसे हम सिखाए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, गधा उल्लू, है ना। अगर थर्ड लॉ पेयर सिस्टम के ही पार्ट पे लगे तो वो इंटरनल है ना, दोनों एक्शन रिएक्शन दोनों। अब जैसे इस पे जो नॉर्मल लग रहा है, इस पे वो कौन लगा रहा है, अर्थ सरफेस, जो कि मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, है ना। इस पे mg कौन लगा रही, धरती माता, जो मेरे सिस्टम का हिस्सा यहां नहीं। समझ में आया, पक्का। चल अच्छा, इन दोनों के बीच नॉर्मल जो है वो इंटरनल, कैसे, सिस्टम के पार्ट पे ही लग रहा है। टेंशन इंटरनल, इस पे और इस पे, अरे है ना, अरे है कि नहीं। अब ध्यान से सुन, टेंशन का वर्क इस पे निकालोगे तो आएगा वर्क, टेंशन का वर्क इस पे निकालोगे तो आएगा। लेकिन ओवरऑल कल निकाल के देख चुके हैं, टोटल वर्क डन 0 था। अरे टेंशन इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क डन 0 था, याद आ रहा है। उसी तरह इस पे जो इंटरनल नॉर्मल का टोटल वर्क डन है वो 0 होगा, कल हम बता चुके हैं। इंडिविजुअली अलग अलग पार्टिकल पे अलग होगा, लेकिन सिस्टम पे ओवरऑल वो वर्क क्या होता है, 0। 3 फोर्स निकाले थे ऐसा, कौन कौन, नॉर्मल, टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन, याद आ रहा है। 2.5 फोर्स था बेसिकली, क्योंकि आधा काइनेटिक फ्रिक्शन अभी बचा हुआ। अच्छा तो लिखे ना, वर्क डन बाय नॉर्मल, ये इंटरनल नॉर्मल 0, वर्क डन बाय टेंशन 0, क्योंकि हम तो टोटल वर्क लिख रहे हैं ना, सिस्टम पे लिख रहे हैं तो टोटल लिखना पड़ेगा ना आपको। हम किसी एक बॉडी पे वर्क एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं। तो नॉर्मल का वर्क इस पे भी और इस पे भी, और जो मिल के क्या हो गया था, 0। अब समझ में आया, पक्का। अरे हाँ ना बोल। तो इसके बाद सॉल्व कर लेना, उस सॉल्यूशन में मेरा बहुत दिलचस्पी नहीं, कोई दिक्कत है ना, तो नोट डाउन करो जल्दी से। इस पे जो mg लग रहा है उसका 0, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन कैपिटल m जो है, इस पे जो नॉर्मल लगेगा सर वो इंटरनल होगा, इस पे जो नॉर्मल लगेगा एक्सटर्नल होगा। कौन लगा रहा है नॉर्मल, अर्थ सरफेस, तो थर्ड लॉ पेयर किस पे लगेगा, अर्थ सरफेस पे, जो कि मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो एक्सटर्नल हो गए। और बोल, और कोई डाउट है, तो इसलिए तो बोलते हैं एक सवाल करो जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ। सवाल न्यूटन लॉ में भी आया था कि नहीं, फिर अभी है एक सवाल न्यूटन लॉ में जो आया था एग्जांपल नंबर 11, वो फिर सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम में आएगा, है ना। तो सवाल बहुत करने से नहीं सीखोगे, एक सवाल का पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम इन द सेंस कि उसमें छिपा हुआ हर चीज आपको पता होना चाहिए, हर फिजिक्स आपको पता होना चाहिए। चलो, ऐसे तो हम चाहते हैं कि पूरा एनर्जी पढ़ा दें, है ना, मैकेनिकल एनर्जी,
उसके बाद करवाए सवाल, बट फिर आप बोलोगे कि सर वर्क एनर्जी पे सवाल ही नहीं करवाए, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल ही नहीं करवाए। ऐसे तो हम नहीं करवाते जनरली, बट चलो एक दो छोटा छोटा सवाल कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ 40 मतलब 40, पेज नंबर 134, पेज नंबर 134। आप लाओ क्या बुक पीछे? हाँ लाओ ना, आप एडजस्ट कर लो। 134 का 40 नंबर करो ट्राई। दो 3 मिनट ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। चलो देखो, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना। वर्क एनर्जी में जनरली आपसे ऐसे फोर्स का वर्क पूछेगा जो निकालना मुश्किल होगा, है ना। तो कोशिश करना कि उसको छोड़ के बाकी का वर्क निकाल लें, वो अपने आप निकल जाएगा, वो अपने आप निकल जाएगा। देखो क्या फंडा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क आप निकालने जाओ ना, पागल हो जाओ, क्योंकि हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। मतलब टोटल पाथ लेंथ पता होना चाहिए, तभी फ्रिक्शन का वर्क निकलेगा। अगर आप निकालोगे एफ डॉट डी एस से, है ना, जो कि पता नहीं, है ना। तो हमेशा सोचो कि अगर वर्क एनर्जी लगा रहे हैं तो क्यों ना फ्रिक्शन का वर्क छोड़ के बाकी निकालें। तो ये ब्लॉक जब स्लाइड करके बोला कि यहां जब हल्का सा पुश किए तो ये स्लाइड किया, स्लाइड करते 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 यहां जाके रुक गया। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आ गया? 0। टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक, यहां ब्लॉक हम ले रहे हैं सिर्फ, बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अरे हाँ ना बोलते जाना, अरे हाँ ना बोलना, ठीक है। इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा? एक तो mg, एक तो नॉर्मल, और चूंकि स्लाइड कर रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हर जगह पाथ के टेंजेंशियल लगेगा। अभी जस्ट इस जगह पे अगर आप बात करो काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, अरे लगेगा। यानी हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू 0। ये 0 कहां से आया? 0 मत रट लेना, कुछ बच्चा रट लेता है टोटल वर्क डन 0 होता है सर, है ना। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, सकल ऐसे देख रहा है, ये भी सोच रहा अच्छा टोटल वर्क डन 0 होता है क्या। अब टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट किया और रेस्ट पे चला गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस 0 तो बड़ा 0, गधा। समझ में? पक्का? अच्छा, नॉर्मल का वर्क डन मेरे हिसाब से 0 आ रहा, नॉर्मल का वर्क डन ब्लॉक पे 0 आएगा, क्योंकि हर जगह नॉर्मल पाथ के टेंजेंशियल सॉरी परपेंडिकुलर लग रहा है ना, तो नॉर्मल का वर्क डन आ गया 0। अच्छा, ये कैसे भी घूम फिर के जाए, ग्रेविटी का वर्क डन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना ऊपर या कितना नीचे। यहां नीचे आया है तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, अरे h ऊपर जाने पे ग्रेविटी का वर्क डन माइनस mgh, और नीचे आने पे प्लस mgh, तो यहां नीचे आ रहा ना, ये 1 मीटर है और बाद में कितना बचा? 0.8 मीटर, मतलब 0.2 मीटर नीचे आ गया। अरे आ गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, समझ में आया? अरे समझ में आया? प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर -2 जूल, 20 की 2, अब 20 कहां से होगा, वो गधा है क्या? mgh, है ना। अरे समझ में आया? समझ में आया? बहुत टफ सवाल था, नहीं था ना। चलो, तो जिससे ये बन गया वो ये कर लो। मान लो एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है, इसको थीटा एंगल ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, कितना? थीटा। तो छोड़ोगे तो ये क्या करेगा? ऐसे आएगा, अरे आएगा। यहां से रिलीज किया गया, यहां से रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कोई दिक्कत? तो आपको बताना है कि जब ये बिल्कुल यहां आ चुका होगा तो इसका स्पीड क्या होगा और उस समय रस्सी में टेंशन क्या होगा, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, है ना। बॉब का मास मान लो m है, ये बॉब द बिल्डर। अब एक पोगो पे शो आता था,
देखो ये जब यहां से चल के यहां आया, मान लो यहां आ गया, है ना, यहां आ चुका, तो इसका रफ्तार हो चुका है v। क्या हो चुका है? v। सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो? ऑब्वियसली इधर ही रहा होगा, अगर किसी और डायरेक्शन में रहता तो रस्सी की लंबाई बढ़ जाती या घट जाती, है ना, तो रफ्तार तो रस्सी के परपेंडिकुलर ही होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अरे इसका वेलोसिटी अगर ऐसे होता तो उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इधर आने का मतलब है रस्सी को लंबा कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी ऐसे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से सुन, जब यहां आया तो रफ्तार हो गया v। अच्छा ये यहां से यहां आ रहा है, तो इस दौरान इस बॉब पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? mg और टेंशन, mg और टेंशन। ठीक है सर, ये टेंशन और ये mg। अच्छा टेंशन का वर्क डन यहां से यहां 0 है। अब मत पूछना कैसे, बता चुके हैं क्लास में ऑलरेडी, है ना। टेंशन का वर्क डन 0 क्योंकि हर जगह टेंशन पाथ के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का वर्क डन 0 है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अरे रेस्ट से छोड़े थे ना, रिलीज्ड। ठीक है। अच्छा वर्क डन बाय टेंशन क्या है? 0। ग्रेविटी का वर्क डन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि मास कितना ऊपर गया या नीचे, तो यहां मास नीचे गया, ध्यान से देखो कितना नीचे गया, तो मान लेते हैं h नीचे गया, कितना h। अच्छा रस्सी का लंबाई अगर l है तो ये हो जाएगा l cos थीटा, तो ये बच जाएगा l माइनस l cos थीटा, तो ये कितना नीचे गया, h बराबर l माइनस l cos थीटा। अरे होगा, तो यहां पुट कर दो। अच्छा नीचे आ रहा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, तो mgh बराबर हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर √2gh, कल भी आया था, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, h का वैल्यू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये तो है नहीं, ये फिजिक्स है और फिजिक्स चैप्टर के अनुसार नहीं लगता, फिजिक्स तो फिजिक्स होता है, तो ये नहीं सोचने का सर्कुलर मोशन खत्म हो गया तो यहाँ सर्कुलर का फंडा नहीं लग सकता, बिल्कुल लगेगा। यहाँ आने पे इसका रफ्तार कितना हो गया v। क्या ये बॉब सर्कुलर पाथ पे चल रहा है? बिल्कुल, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अरे होगा, तो इस पर टेंशन क्या क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन t, नीचे mg, तो सेंटर की तरफ का नेट फोर्स क्या लिखोगे, t माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाय l। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, बाकी वो वैल्यू उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज उठा के रख देना, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ जाएगा। कोई दिक्कत, डाउट कहीं है तो पूछ लो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हो। वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय टेंशन 0 है क्योंकि हर जगह टेंशन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ हाइट चेंज पे डिपेंड करता है, तो नीचे आया h हाइट से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा प्लस mgh। अरे होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो v इक्वल टू √2gh। h का वैल्यू निकाल सकते हो ज्योमेट्री से, उसमें कोई फिजिक्स नहीं है। उसके बाद जब लोएस्ट पॉइंट पे आया तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऊपर टेंशन नीचे mg, और ये सर्कुलर मोशन में है ना, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर यानी t माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाय l। अरे मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, खत्म। v का वैल्यू आपको पता है, उठा के रख दो, वहां टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत तो लिख लो जल्दी से।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, ठीक है। फिर से अपनी पुरानी कहानी पे वापस जाते हैं, फिर से अपनी पुरानी कहानी पे वापस जाते हैं। उससे पहले हम आप एक से सवाल पूछते हैं। अच्छा, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, और बोल रहे हैं कि सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम है? तो सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व रहने ही वाली। अब एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, है कि नहीं है? अरे समझ में आया? आज तक ऐसा कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं मिला जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं हो, है ना। तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहने का ही है, टोटल एनर्जी तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा ही रहेगा, 100% गारंटी के साथ। तो जब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ये तो हमको पता है ना, तो फिर ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब? अरे कंजर्वेटिव सुन के लगता है ना कि एनर्जी कंजर्व रहता होगा, नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या? एनर्जी कंजर्व नहीं रहता होगा, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। सिस्टम का टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, समझ में आया? तो ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलने का क्या मतलब? असल में एनर्जी में सिर्फ क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी भी होती, बताया था ना, है ना। तो जो फोर्स एनर्जी के क्वालिटी को खराब नहीं करे, ध्यान से सुनिएगा, मतलब एनर्जी के क्वालिटी को मेंटेन रखे, वो क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हम आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल प्योर फिजिक्स बेसिस पे दे रहे हैं। किस बेसिस पे? फिजिक्स बेसिस पे। फिर बताएंगे फिजिक्स और मैथ्स का हाइब्रिड, ठीक है, और फिर फाइनली प्योर मैथमेटिकल वे। 3 वे सीखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानने का, ठीक है। 3 मेथड सीखे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और ये जो तरीका है, ये जो डेफिनेशन है, ये जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। असल में हम यहाँ पे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर वर्क एनर्जी के चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स क्यों मिक्स कर रहे हैं? अबे फिजिक्स का लॉ सब जगह वैलिड होता है, चैप्टर वाइज अलग अलग नहीं, समझ में आया? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि किसी भी सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती, है ना। वो या तो बेस्ट केस में मेंटेन रह सकता है या डिग्रेड होगा, है ना, या डिग्रेड होगा, ठीक है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है ना, उसकी कुछ एनर्जी होगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और लिखते जाएगा अपने लैंग्वेज में इन सारी चीजों को। एक सिस्टम है, उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। अच्छा, हम मान लो एक ऐसा व्यवस्था कर दिया कि सिस्टम में एनर्जी बाहर से आ जा नहीं रही है, बाहर से एनर्जी आ जा नहीं रही है, लेकिन सिस्टम में कुछ कुछ प्रोसेस चल रहा है, सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो वो प्रोसेस कैसे हो सकता है? वो प्रोसेस ऐसे हो सकता है कि अंदर में एनर्जी या तो ट्रांसफर हो रहा होगा या ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। अरे अंदर में 10 चीज टकरा रहा होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी उसमें जा रहा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इसमें जा रहा होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल रहा होगा, है कि नहीं, कुछ साउंड में बदल रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है? ये भगवान, अरे उस सिस्टम में बाहर से एनर्जी नहीं आएगा, लेकिन अंदर में सब आपस में टक्कर कर रहा है, कुछ हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, वो इंटरनल है मान के चलो। तो कुछ ना कुछ तो अंदर में हो रहा होगा ना, क्योंकि हम बोले थे कि एनर्जी क्या है? करेंसी ऑफ फिजिक्स। तो कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा तो उसमें या तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा या ट्रांसफर हो रहा होगा। तो अगर उस सिस्टम को, ठीक है, बाहर के दुनिया से आइसोलेट कर दियो, लेकिन अंदर सिस्टम में काम हो रहा है ना। जैसे हम पूरे अर्थ को एक सिस्टम ले लें, ठीक है, हम कोशिश कर दिए कि कुछ ऐसा सुविधा लगा दिए कि बाहर से जो सनलाइट वगैरह आ रहा सब बंद हो जाए, बट अंदर में तो काम फिर भी हो सकता है, आप आग जला सकते हो तत्काल के लिए, अरे है ना। एक टाइम के बाद वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है ना। बट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मान लो इसको आइसोलेट कर देते हैं
कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो अंदर तो प्रोसेसेस चल सकते हैं ना, है ना। आप केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दो जला के कुछ, अरे है कि नहीं। आप अंदर में दौड़ रहे हो तो आपके अंदर का मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, मैकेनिकल एनर्जी में जा रहा, अरे है कि नहीं। तो सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये एनर्जी या तो ट्रांसफर हो रहा होगा या ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, अंदर अंदर, बाहर नहीं जा रहा, है ना। तो सर टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है। तो फिर ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का आएगा, तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके एक्शन से सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी खराब नहीं हो रही हो। ध्यान से सुनिएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्स होंगे उस सिस्टम के अंदर जिनके एक्शन से एनर्जी की क्वालिटी खराब नहीं हो रही होगी, है ना। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा होगा एनर्जी, लेकिन जिस भी फॉर्म में जा रहा होगा तो वापस फिर उस फॉर्म में पूरा का पूरा मिल जा सकेगा। वो तभी होगा जब एनर्जी की क्वालिटी खराब नहीं होगी। अब जैसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए थर्मल एनर्जी में, तो क्या हो गया, एनर्जी की क्वालिटी खराब हो गई। अब कभी भी थर्मल से वापस उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलेगी, ये बता चुके हैं स्टार्टिंग में, है ना। पहला दिन इसी चीज पे चर्चा हुआ था, पूरा क्वालिटी ऑफ एनर्जी पे, कुछ नहीं याद है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बात करेंगे किसमें, और फिर वापस 100% कन्वर्जन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि पक्का क्वालिटी खराब नहीं हुआ होगा। अगर लो ग्रेड में चला जाता तो वापस फिर से उतनी एनर्जी तो नहीं मिलती उसी फॉर्म में, अरे एनर्जी टोटल उतनी ही रहती, ठीक है, कुछ हीट में चला गया, है ना। जैसे मान लो 10 जूल मैकेनिकल एनर्जी, 10 जूल हीट में चला गया, अब वापस 10 जूल हीट कभी भी 10 जूल मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हीट कैसा एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी, लो क्वालिटी एनर्जी। तो अब कन्वर्ट भी होगा तो 10 में से 2 मान लो मैकेनिकल में जाएगा और बाकी 8 और खराब हो जाएगा, ये भी बताए थे। अरे अब आप बोलोगे सर हो सकता है 10 में से 2 चला जाए मैकेनिकल में, बाकी 8 वैसे रह जाए, नहीं, तब भी तो ओवरऑल क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अरे 10 में से 2 की क्वालिटी अच्छी हो गई और बाकी 8 की क्वालिटी वही रह गई, तो ओवरऑल क्वालिटी अपग्रेड हो गई ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा ना कि जब 10 जूल मैकेनिकल 10 जूल हीट में जाएगा, बिल्कुल 10 जूल में ही जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उसके कारण मैकेनिकल किस में चला गया, हीट में, जैसे फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, अरे है ना, बाइक तेजी से चल रहा था, ब्रेक लगा दिए, ये जो आपका है डिस्क ब्रेक गर्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि डिस्क ब्रेक को ठंडा कर दिया तो फिर से चक्का घूमने लगा, समझ में आया, अरे समझ में आया, वो बेकार क्वालिटी में चला गया, बर्बाद हो गया एनर्जी, है एनर्जी बट आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी कम हो गई, है ना। तो जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं तो सिस्टम की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड नहीं होती है, मेंटेन्ड रहती है। मतलब अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया तो वापस उतना ही एनर्जी मिल जाएगा उसी फॉर्म में, समझ में आया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बाबूजी आपको 25,000 रुपया दिए, तो मोबाइल खरीदना चाहिए कि गोल्ड, गोल्ड, अरे मोबाइल भी 25,000 का, गोल्ड भी 25,000 का। ये मत सोचना कि मनी का क्वांटिटी कम हो गया, अरे वो तो 25,000 में ही चला गया, बट गोल्ड क्यों खरीदे, क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब नहीं हुई, मेंटेन रही। 10 दिन के बाद अगर मांग लिए तो गोल्ड बेच के वो पैसा वापस मिल जाएगा, मोबाइल बेच के नहीं मिलेगा, गोल्ड बेच के हाँ ज्यादा आ सकता है। तो गोल्ड के केस में तो चलो क्वालिटी थोड़ी बढ़ भी सकती है, यहां पे बढ़ेगी नहीं, है शायद ही कम होता जनरली गोल्ड का दाम, हम इसलिए तो बोल रहे हैं। हाँ और 2 गज खरीदेगा, ठीक है चलो, समझ में आया, समझ में आया पक्का। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक्शन जस्ट लाइक परचेजिंग गोल्ड, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक्शन इज जस्ट लाइक परचेजिंग मोबाइल।
है ना। एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज जस्ट लाइक परचेजिंग गोल्ड एंड एक्शन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जस्ट लाइक परचेजिंग मोबाइल। है तो 25,000 का ही, बट क्वालिटी खराब हो गई और एक में क्वालिटी बिल्कुल वही मेंटेन रही, वापस हमको वही एनर्जी मिल सकती है। अरे है कि नहीं, पक्का ना। तो यही हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हो गया, जो सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी को खराब नहीं करे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, जो सिस्टम के क्वालिटी के एनर्जी की क्वालिटी को खराब कर दे, डिग्रेड कर दे। अरे है ना, एनर्जी को तो डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हो, क्वालिटी को आप खराब कर सकते हो। तो कंजर्वेटिव जो क्वालिटी को कंजर्व कर दे, है ना, क्वालिटी मेंटेन रखे, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो क्वालिटी को डिग्रेड कर दे, जैसे फ्रिक्शन, है ना, जैसे फ्रिक्शन। एक ब्लॉक को ऐसे जमीन पे फेंक दिए, है ना, तो उसमें क्या था, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वो रबिंग के बाद वो किस में चला गया, हीट में चला गया। अब ऐसा नहीं है कि ब्लॉक गर्म हो गया, ब्लॉक ठंडा होगा तो फिर चलने लगेगा। समझ में आया, क्यों, क्योंकि वो लो ग्रेड में चला गया, लो ग्रेड में चला गया। लेकिन एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एग्जांपल दे रहे हैं अभी सर, अभी समझा नहीं रहे पोटेंशियल एनर्जी क्या है और कंजर्वेटिव फोर्स क्या, बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं। इसको ऊपर फेंक देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, और ऊपर जाके जीरो भी हो गई। बट ये फिर वहां से वापस आएगा और आपके हाथ में फिर उसी रफ्तार में मिलेगा। हाँ, तो ग्रेविटी जो इस पे एक्ट किया वो इसके क्वालिटी को खराब नहीं किया। जितना काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसी फॉर्म में, अभी उसका हम नाम नहीं ले रहे, है ना, वो वापस हमको फिर से मिल गया। अरे मिल गया, वापस मिल गया ना। तो ग्रेविटी के एक्शन से क्वालिटी खराब नहीं हुई, इसलिए ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है ना। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वो क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया। अरे अच्छी क्वालिटी की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया घटिया क्वालिटी वाले हीट एनर्जी में। अरे है कि नहीं, समझ में आ रहा। बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटी, काइनेटिक एनर्जी वहां भी घटी, लेकिन वो किसी ऐसे फॉर्म में चली गई हीट में जो कि लो ग्रेड है। यहां ये किसी ऐसे फॉर्म में जाती है, इसको एक नाम दिया गया पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसको डिफाइन करेंगे हम लोग आगे, परफेक्टली अच्छे से मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। अभी बस ये समझो कि किसी फॉर्म में चली गई और फिर वापस उतनी ही हमको मिल गई। तो यहाँ पे कौन फोर्स एक्ट कर रहा था, ग्रेविटी। उस फोर्स के एक्शन के कारण इसके क्वालिटी ऑफ एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो क्वांटिटी में कभी फर्क नहीं पड़ता, टोटल एनर्जी तो मेंटेन ही मेंटेन है, बट उसमें क्वालिटी खराब हो गया था। यहाँ पे क्वालिटी खराब नहीं हुआ। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या बोलोगे, जिसके एक्शन से सिस्टम के क्वालिटी ऑफ एनर्जी पे फर्क नहीं पड़े, वो कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसके एक्शन से सिस्टम की क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड हो जाए, खराब हो जाए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, लिखो। उस डिटेल में भी नहीं जा रहा है, वो सब कॉम्प्लिकेटेड वर्जन हो जाता है, ठीक है, समझ में। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है, कैसे, सब पे चर्चा करेंगे, है ना। क्यों है, कैसे है, सब पे चर्चा। बिल्कुल, स्प्रिंग में कंजर्वेटिव फोर्स है, क्यों है वो भी हम प्रूफ करेंगे, उसके लिए परेशान अभी नहीं होना है ना। अभी बस लिख लो कि कंजर्वेटिव फोर्स ये सब है, इसके एक्शन से जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ये प्योर डेफिनेशन था फिजिक्स के हिसाब से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, है ना, जो कि फिजिक्स के किताब में जनरली नहीं मिलेगा कहीं, है क्या, ये थर्मोडायनेमिक्स का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अच्छा ये बोलो कि एनर्जी माइनस में चली गई, या आप बोलो कि निगेटिव वर्क डन किए। तो निगेटिव वर्क डन मतलब आप सिस्टम से एनर्जी निकाल लिए, कुछ ऐसा ही हुआ ना। अरे बताए ना, निगेटिव वर्क डन मतलब आप कुछ उससे निकाल लिए, पॉजिटिव मतलब उसमें कुछ
डाल दिए, है ना। अच्छा, एक कंजूस आदमी घर से 20,000 रुपया निकाल लिया, क्या किया, निकाल लिया, कंजूस आदमी। तो ऐसा तो है नहीं कि उड़ा देगा, वो पक्का कहीं चला गया होगा ऐसी जगह जहां वो सेफ है, पक्का उसके बैंक अकाउंट में जाके देखो, उसका बैंक अकाउंट चेक करो, अरे है ना। तो यहां से जितना घटा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में चला गया होगा। अरे घर का जो अलमारी था उसमें से 25,000 घटा, है ना, तो बैंक अकाउंट में बढ़ गया 25,000, है ना। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी तो खराब करेगा नहीं, अब तो कंजूस है, वो क्वालिटी खराब नहीं करेगा। कंजूस आदमी भी कंजर्वेटिव होता है कि नहीं, मस्त कंजर्वेटिव है। और आप जैसा आदमी 100 रुपया दिए, कल आपके जेब में देखे नहीं मिला, हम थोड़े आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कहीं उसका शेयर खरीद लिए होगे, पक्का गुपचुप खा है कि नहीं। हाँ, 100 से ज्यादा के लायक आप हो भी नहीं। राहुल बोला सर बस 100 रुपया, बोले 100 रुपया से ज्यादा के लायक हो भी नहीं है। अरे इधर समझ में, हाँ ठीक है, हमको याद है, अब बीच में अभी नहीं रोको, हम तो 10 मिनट एक्सटेंड करके पढ़ा देंगे, लेकिन अभी काम करना, कोई दिक्कत, पक्का। चलो अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मिक्स ये बोलता है कि सिस्टम किसी स्टेट में, ध्यान से देखो, ये मत सोचना कि एक पार्टिकल है, समझ में आया, ये सिस्टम का एक स्टेट है, इनिशियल स्टेट, ठीक है, एक इनिशियल स्टेट है। हाँ, अरे स्टेट मतलब कुछ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आपको इधर आपको इधर आपको इधर आपको इधर कर दिए तो स्टेट बदल गया, है ना। स्टेट, स्टेट मतलब राज्य नहीं बे, स्टेट मतलब अभी अवस्था जो हिंदी में बोलते है ना। इनिशियल स्टेट में सिस्टम था, है ना, और इसको फाइनल स्टेट तक ले जाना है नॉन जीरो वर्क करके। कैसा वर्क करके? नॉन जीरो। एक फोर्स है जो एक्ट किया सिस्टम पे, है ना, सिस्टम का ही फोर्स है जो सिस्टम पे एक्ट किया, जिसके कारण वो फोर्स कितना वर्क किया सिस्टम पे। अच्छा, फोर्स का वर्क बोले तो टोटल वर्क हो रहा होगा, ध्यान से सुनना, कभी भी किसी फोर्स के वर्क की बात करें तो ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन दोनों का वर्क हो रहा होगा, अरे है ना। तो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई फोर्स है, ध्यान से सुनना, वो फोर्स वर्क किया तो इससे सिस्टम का स्टेट चेंज हो सकता है ना, चेंज हो गया स्टेट, और ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया। अच्छा, ये जो वर्क है, ये ध्यान देखिएगा, ये बहुत जगह इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं गया, लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, है ना। क्या? 1 W1 वर्क करके वो जो फोर्स था सिस्टम के अंदर, वो W1 वर्क किया, जिसके कारण सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चला गया। एक स्टेट को इनिशियल नाम दिए, एक को फाइनल नाम दिया, ठीक है। फिर ये सिस्टम यहां से यहां वापस आ गया, और इस दौरान कितना वर्क हुआ? W2। कितना वर्क हुआ? W2। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, इस दौरान एक्ट कौन कर रहा सिस्टम पे? एकमात्र फोर्स वही जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस स्पेशल फोर्स की बात हम कर रहे हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो बोला गया, क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, कि अगर एक फोर्स वर्क करते हुए सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले गया, और फिर फाइनल स्टेट से W2 वर्क करते हुए इनिशियल स्टेट तक आ गया, मतलब सिस्टम जैसा था एज इट इज हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं है, तभी तो सेम स्टेट बोलेंगे ना। सेम स्टेट मतलब जहां से शुरू हुआ वही कहानी खत्म। इसी को किताब में लिखा होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्लोज्ड लूप में 0 होता है, कई जगह मिल जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके आपको बता रहे हैं कि नॉन जीरो वर्क करते हुए इनिशियल से फाइनल में जाना है, और फिर फाइनल से इनिशियल में आना है। तो अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इसका टोटल वर्क डन जो होगा क्लोज्ड पाथ में, वो कितना होगा? 0 होगा। फिर से सुनो, एक फोर्स सिस्टम के अंदर एक्ट कर रहा है जो कि सिस्टम के स्टेट को चेंज किया इनिशियल टू फाइनल, और उस दौरान वो वर्क किया W1, है ना। फिर वही फोर्स W2 वर्क करते हुए सिस्टम को फाइनल से कहां तक लेके चला आया? इनिशियल, मतलब वो पूरे एक क्लोज लूप में कितना वर्क किया? W1 प्लस W2। तो अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा
तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा, तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा, ये वर्क डन क्या होगा 0। यही डेफिनेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का। क्या डेफिनेशन होता है? टोटल वर्क डन इन ए क्लोज लूप मस्ट बी 0। समझ में आया? ध्यान से सुनो, टोटल वर्क डन इन ए क्लोज लूप मस्ट बी 0, है ना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, इनिशियल से फाइनल जब जा रहे हो तो वर्क नॉन जीरो होना चाहिए। ये नहीं कि यहां भी 0 और 0 कुछ किया ही नहीं, तो कैसे उसको छांटोगे कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव, है ना। वर्क ही नहीं किया, बात खत्म, है कि नहीं। छांटते रहो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन जीरो वर्क करते हुए अगर इनिशियल से फाइनल गए और फिर फाइनल से वापस आ गए इनिशियल, तो वर्क टोटल क्या हो जाना चाहिए? उस फोर्स का वर्क क्या हो जाना चाहिए? 0। और अगर ऐसा हो रहा है क्लोज लूप में टोटल वर्क क्या हो रहा है? 0, तो वो फोर्स पक्का कैसा रहा होगा? कंजर्वेटिव। अब आप बोलोगे कि सर इस डेफिनेशन को पीछे वाले डेफिनेशन से आप रिलेट कर सकते हो क्या? फिर से सुनना, इस डेफिनेशन को पीछे वाले डेफिनेशन से रिलेट कर सकते हो क्या? पीछे वाला डेफिनेशन क्या था कि सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी को खराब नहीं करता, है ना। बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये फोर्स पूरे क्लोज लूप में कितना वर्क किया? 0 किया। अरे किया ना, मतलब एनर्जी वाइज ये सिस्टम पे कोई फर्क नहीं डाला ना। अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, और इसका वर्क डन क्या है? 0। तो ये एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं लाया, है ना, कोई फर्क नहीं लाया। अरे एनर्जी वाइज कोई चेंज नहीं लाया सिस्टम में। लेकिन और एक चीज और भी देख रहे हैं कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया और फिर दूसरे स्टेट से वापस उस स्टेट में आ गया, मतलब सब कुछ एज इट इज रीस्टोर हो गया। ध्यान से सुनना, ये फोर्स इस सिस्टम को शुरू में कुछ स्टेट चेंज किया ना, इनिशियल से फाइनल में ले गया ना, फिर फाइनल से इनिशियल में ले गया और देखा गया कि पूरा वर्क डन क्या था? 0। तो ओवरऑल तो ये सिस्टम के टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं डाला होगा। अरे नहीं डाला होगा ना। लेकिन अगर ये जाते वक्त एनर्जी की क्वालिटी को खराब कर देता, मान लो, तो कभी भी वो पूरा फिर से रिस्टोर नहीं हो पाता। अरे मान लो हीट में चला गया होता, इसके एक्शन से एनर्जी का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता, तो क्या सिस्टम उसी स्टेट में आता? ठीक है, सिस्टम की एनर्जी मेंटेन रहती, लेकिन सिस्टम का स्टेट तो नहीं मेंटेन होता पहले वाला। अरे पहले उसके पास मान लो काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में आपके पास हीट आ गया, तो आप क्या बोलोगे? सेम स्टेट है। नहीं, वो रुक गया तो वो स्टेट सेम थोड़े हुआ, फिर से वही एनर्जी आनी चाहिए। सिस्टम जैसे था वैसे ही रिस्टोर होना चाहिए, मतलब जो भी एनर्जी का चेंज हुआ होगा वो एज इट इज वापस आ गया होगा। और उतना ही कब वापस हो सकता है? जब क्वालिटी में फर्क नहीं आया होगा। अरे आप बोलोगे सर नहीं हीट में चला गया, क्या दिक्कत है? तो सिस्टम सेम स्टेट में नहीं पहुंचता ना। अरे एक घूमता हुआ चक्का और गर्म चक्का दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। हम बोले कि वही घूमता हुआ चक्का ब्रेक लगाया तो गर्म हो गया, तो मान लो ये एनर्जी सेम है, एनर्जी तो सेम है। जितना मैकेनिकल एनर्जी था उसके पास 10 जूल था, तो हीट भी कितना होगा उसके पास? 10 जूल ही होगा। हम बोलेंगे मान लो दोनों सेम है, मानोगे सेम है? अरे दोनों स्टेट सेम है? नहीं सेम है। एक चक्का घूम रहा है, एक चक्का स्टेशनरी है, तो सेम कैसे स्टेट? तो स्टेट सेम होने का मतलब जो जैसे था वैसे हो गया। समझ में आया? अच्छा, उस दौरान ये एनर्जी में कोई फर्क नहीं ला रहा, मतलब पक्का जो इसका एक्शन है वो सिस्टम के क्वालिटी ऑफ एनर्जी को डिग्रेड नहीं कर रहा। अगर डिग्रेड कर देता, ध्यान से सुनना, अगर डिग्रेड कर देता, हम आपको बता रहे, डिग्रेड कर देता और इसका वर्क क्या हो जाता? 0। ठीक है, इसका वर्क 0 है ना, एनर्जी अभी भी सिस्टम की कंजर्व ही रहती, लेकिन सिस्टम का स्टेट सेम नहीं होता। डिग्रेड होता तो किसी दूसरे क्वालिटी ऑफ एनर्जी में चला जाता ना, घटिया वाले में। अरे गरम चक्का और रुका हुआ चक्का, सॉरी चलता हुआ चक्का और गरम चक्का दोनों सेम थोड़ी है, टोटल एनर्जी तब भी मेंटेन रहती, बट ये सिस्टम भी रिस्टोर हो गया, अपनी जगह पे आ गया, मतलब इसके क्वालिटी में भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी तो जितनी एनर्जी में चेंज यहां हुआ उतना ही वापस चेंज मिल गया हमको। अरे समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा तकलीफ देगा, बट ये रियल है फिजिक्स। समझ में आया? तो देखो दोनों डेफिनेशन आपस में मैच हो गया।
मैच हो गया ना। तो आप बस ये याद रख लो तब भी काम चलेगा कि एक क्लोज लूप में टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो कैसा फोर्स कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लोज लूप में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और ये भी ध्यान रखने का कि नॉन जीरो वर्क करते हुए आगे जाना, ये नहीं कि 0 0। समझ में आया, नॉन जीरो वर्क करके जाएगा और वापस जब आ जाए तो टोटल वर्क डन उसका क्या हो जाए, 0, है ना, है ना। तो यही डेफिनेशन बुक वगैरह में क्या लिखा होता है कि अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ टोटल वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0। क्लोज लूप का मतलब सिस्टम जिस स्टेट से शुरू किया वहीं पहुंच गया। समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत, थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। तो थोड़ा सा भूल भाल रहे हो तो एनर्जी का जो पहला लेक्चर था वो देख लेना और फिर ये तो समझ में आ जाएगा और डिटेल में, ठीक है। बट आई होप हम सब कुछ समझा दिए, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स का अगर फिजिक्स वाइज बात करें तो क्या होगा, वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी को डिग्रेड नहीं करेगा। हाइब्रिड डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, टोटल वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज 0, इन ए क्लोज लूप इज 0। अच्छा, इसी का कंसिक्वेंस क्या है पता है, इसी का कंसिक्वेंस है कि मान लो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में क्या है, 0। तो मतलब यहां से गया और यहां से यहां आया तो W1 + W2 मस्ट भी 0, तभी कंजर्वेटिव होगा। अच्छा, ये यहां से यहां गया इसी पाथ से और वापस अब की बार किसी और पाथ से आ गया W3, तो इसमें भी तो वर्क 0 होना पड़ेगा। अरे होना पड़ेगा, यानी W1 + W3 इज ऑल्सो 0, डेट मीन W2 बराबर, मतलब इस रास्ते से आओ या इस रास्ते से आओ वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस प्रूव्ड वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है कि डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है। अरे एक आदमी वेजिटेरियन खा रहा, दैट डजंट मीन कि वो वेजिटेरियन है। समझ में आया, तो वर्क डन अगर पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए दैट डजंट मीन कि फोर्स कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन पक्का पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। इसी कारण ग्रेविटी का वर्क डन अलग अलग पाथ से भी सेम आ रहा था। नहीं समझ में, नहीं है, फिर से बोले, आदित्य परेशान है, फिर से बोले, आप परेशान हो। हाँ देखो, अरे कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन है क्लोज लूप में वर्क डन 0 होना पड़ेगा, यानी यहां से यहां गया और यहां से यहां वापस आया। डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये नहीं है कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, डेफिनेशन ये है कि क्लोज लूप में वर्क डन 0 होना चाहिए। तो यहां से यहां गए और यहां से यहां आए तो वर्क डन 0 होगा, तभी कंजर्वेटिव होगा, तभी कंजर्वेटिव होगा। अच्छा, यहां से यहां गए और यहां से यहां भी आएंगे तब भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि बोला है क्लोज लूप में तो 0 होना पड़ेगा, तभी कंजर्वेटिव है। तो W1 + W2 is 0 and W1 + W3 is 0, that means W3 must be equal to W2। मतलब आप यहां से किसी भी पाथ से आओ, दो स्टेट के बीच में आप किसी भी पाथ से जाओ, मतलब आपके वर्क का रास्ता कुछ भी हो, रास्ता मतलब चलने वाला रास्ता नहीं, उस प्रोसेस का पाथ कुछ भी हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये उसका डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन क्या है, तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा। अच्छा, तो हाँ, कौन कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स अभी तक मिला हमको, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग। अगला लिखो, कांस्टेंट फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स मतलब जिसका ना तो मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन, समझ में, तो वो भी क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, है ना। अच्छा, एक और फोर्स होता है, इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। ये अलग तरह का फोर्स नहीं होता, फोर्स को जब पर्टिकुलर तरह से बिहेव करे तो उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, है ना। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी सेंट्रल फोर्स ही है ना। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, बेसिकली ये फोर्स जो होगा वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, या उस लाइन के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा, है ना। एक फिक्स पॉइंट की तरफ जो लाइन होगा उसी के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा,
और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, देखो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा। आर कैप मतलब जो पोजीशन वेक्टर है, या तो अवे या तो उसकी तरफ। डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं लिखे हैं। ये फोर्स का डायरेक्शन है प्लस माइनस या तो आर कैप की तरफ या उसकी तरफ। समझ में आ रहा? पक्का पक्का। अच्छा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इसी दूरी के। वो जो फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी है ना, फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, उसी के प्रोपोर्शनल होता है, उसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको याद आ जाएगा, देखो दो पॉइंट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, वो इस पे किधर लगाएगा? इधर, है ना। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स m1, अरे है ना। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड याद करो, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। देखो आर का फंक्शन है, अरे आर का फंक्शन है ना, आर का फंक्शन है ना, पक्का ना। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसा ही होता है कुछ। मान लो दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा तो हमेशा ऐसे इसी लाइन के लॉन्ग डायरेक्टेड होगा, अरे होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो किसके, ये फंक्शन किसका? आर का, दूरी का फंक्शन है, अरे दूरी का फंक्शन है, पक्का ना। तो ये भी सेंट्रल फोर्स ही है। स्प्रिंग फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। जैसे एक स्प्रिंग है, मान लो ऐसे, है ना, इसको आप कैसे भी खींच के ले जाओ, ऐसे ले जाओ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्रोपोर्शनल होगा, अरे प्रोपोर्शनल होता है दूरी के। जितना ज्यादा दूर ले जाओगे उतना ज्यादा लगता है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? समझ में आया? तो इसलिए ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसका वर्क निकालने के लिए पाथ के इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है। उसको भी हम 1 मिनट में प्रूफ कर सकते हैं, या आप ट्राई करोगे पहले? सेंट्रल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, प्रूफ करो। अब तुम बोलो। हाँ, और सेंट्रल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो भी प्रूफ कर लो, है ना, कि वो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। शुरू हो जा, चल 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 इधर, मीम्स ज्यादा मत देखो इधर। सेंट्रल फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हम तुरंत प्रूफ कर देते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बना लेते हैं। ये मान लो पाथ है जिस पे पार्टिकल चल रहा है ना, और यहां पे कहीं पे बात कर लेते हैं, यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे होगा, ds, अरे होगा। ये मत सोचना कि इस पे आ रहा है, ये वेक्टर शो कर रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो ये छोटा सा ds। अरे समझ में आया? कई बार कर चुके हैं, बट आप लोग हो ना, मतलब हर बार आपके लिए सब चीज नया ही होता है, तो इसलिए बता दिए। ये मत सोचना कि अच्छा सर आप बोल रहे हो कि इस पाथ पे चल रहा तो इधर चला गया, ये तो पार्टिकल भाग गया ही। अब वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जग के रहिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फोर्स इस पे कुछ ऐसे लग रहा होगा, सेंट्रल फोर्स है, तो या तो इधर या तो इधर, है ना। तो हम मान लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में कुछ इधर लग रहा है ना। आप उल्टा भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये मत बोलना कि 90 डिग्री, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं, ठीक है। या हाँ आप बोलो तो आप इधर ही मान लेते फोर्स, चलो ये इधर लग रहा है ना। अबे तो उल्टा में तू अपने में बना ले, उससे क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये 90 नहीं है तो थोड़ा सा इसको कैसे दिखाएं, ये 90 नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि 90 है, ठीक है। और ये क्या है? R, ठीक है। अच्छा, R कैप का डायरेक्शन इधर होगा, और ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे होगा, सम फंक्शन ऑफ R, अरे होगा सम फंक्शन ऑफ R, क्योंकि हम इसका डेफिनेशन ही है ना
कि दूरी का क्या होता है, फंक्शन होता है। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को जब एफ डॉट डी एस लिखोगे तो इसका सिर्फ वो कंपोनेंट काम का होगा जो फोर्स के अलॉन्ग है, अरे है ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट कर लें, एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर। तो इसका नाम क्या रखोगे आप, डी आर रख लो, आर के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है तो डी आर लिख देते हैं। आर में जो चेंज आया वही तो डी आर है, और ये आर के परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसका नाम टी कैप रख दो कुछ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट डी टी कह देते हैं। अरे बोलने का क्या जाता है ना। डी टी प्लस डी आर मिलके क्या बनाएगा, डी एस। अच्छा, तो जो डी डब्ल्यू होगा, छोटा सा वर्क डन, वो होगा एफ डॉट डी एस। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो बचेगा सिर्फ एफ डी आर बचेगा, कॉस 0 या कॉस 90, सॉरी कॉस 0 या कॉस 180। तो यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 0 है, इसको इंटीग्रेट करो, एफ आर डी आर। अच्छा, ये आर का फंक्शन है, उसको आर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या पाथ के इक्वेशन की जरूरत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल आसानी से। अरे एक्स और एक्स हो तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, तो पाथ के इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, मस्त ही इंटीग्रेट हो जाएगा। अरे है कि नहीं, आर का फंक्शन है और आर के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, तो पाथ के नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी पाथ से ले जा रहे हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, यानी पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अरे हाँ कि ना, तो प्रूफ हो गया सेंट्रल फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब एक होमवर्क लिख लो, आप सबको करके लाना, नहीं करके लाओगे तो बिट जाओगे कर। हाँ परसों क्वेश्चन नंबर 1.121 यूरोडोप का, 121, हाँ 121, 1.121, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.121 लिख लो, ये सबको करके लाना, सबको, ठीक है, क्योंकि यहीं से अगला क्लास अपना स्टार्ट होगा। पहला चीज, और होमवर्क लिखो, ये तो क्लास वाला होमवर्क है, अब होमवर्क वाला होमवर्क। एच सी वर्मा, एक्सरसाइज 1 to 18, ठीक है, एक्सरसाइज 1 to 18, एग्जाम्पल 1 to 4 करना शुरू करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में टक्कर लो थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और टक्कर लो। एग्जाम्पल 1 to 4, एक्सरसाइज 1 to 18, 4 खा गया बे।